Good morning, students. Today we are going to talk about the chemical properties of metals and we are actually going to continue with the same topic. हमने अपने पिछले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी ऑफ मेटल्स ओनली, जिसमें हमने डिस्कस किया था मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, देन डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, और फिर जो है with salt solution कैसे react करता है. So now I am going to continue. The next property in this is how metal reaction with chlorine. अब क्लोरीन की बजाय पर्टिकुलरली हेलोजन भी मेंशन कर सकते हैं X2. तो यहाँ जो क्लोरीन हम यूज़ कर रहे हैं वो Cl2 की हम बात कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है. सो मेटल्स जो हैं जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल क्लोराइड्स. और ये जो मेटल क्लोराइड्स बनते हैं, ये मेटल क्लोराइड्स बेसिकली मोस्ट ऑफ आर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स यानी जो आयन से फॉर्म्ड हों. अब ये होता कैसे है? एज वी ऑल नो दैट मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी बहुत इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. ठीक है. और यही वजह है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. और वहीं जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जो क्लोरीन आप यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लेंगे, ये क्लोरीन जो है इसके एटम्स ऑन हीटिंग विद मेटल, क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो एटम्स इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे आर, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और वेयर मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो जैसे ही क्लोरीन के साथ यही इलेक्ट्रॉन इसको ये गेन कराएगा तो ये बन जाएगा आपका Cl नेगेटिव. और इस तरीके से ये दोनों मिलके अल्टीमेटली बना देंगे मेटल क्लोराइड. ठीक है. सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल. जैसे सोडियम है, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट. सिमिलरली अगर हम यही रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराते हैं तो कैल्शियम का एक एटम ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसी वजह से दोनों एटम्स क्लोरीन के वो एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बन जाएंगे और फिर कंबाइन करके बना देंगे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड. सिमिलर विल गो फॉर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर. ऑल ऑफ देम विल डू द सेम थिंग. यानी वो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म अकॉर्डिंगली जिंक क्लोराइड ZnCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, फेरिक क्लोराइड FeCl3 एंड cupric क्लोराइड CuCl2, right. So this goes the next property and that was the reaction with chlorine. Now let's talk about the next one and that is reaction with हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते. देयर आर ओनली वेरी फ्यू मेटल्स विच एक्चुअली रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड दोज आर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इफ यू रिमेंबर, अल्कली मेटल्स वो होते हैं जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी ली ना की रब से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं आपके? ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स, यानी जिसमें हम जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको प्रिपेयर कराया था, बेटा मांगे कार स्कूटर. तो मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर यानी स्ट्रोंशियम, बेरियम. ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. अल्कली मेटल्स ली ना की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले, या अल्कलाइन यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम वाले. ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे आपके क्लोरीन के साथ ये मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे कि बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से, नॉन मेटेलिक होने की वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन बनाएगा.
देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। हाइड्रोजन के पास दोनों तरह की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की भी और गेन करने की भी, और वो दोनों ही टेंडेंसीज कम होती हैं। ना तो वो बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ना ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स इसमें कम है। लेकिन अगर कंडीशंस हों, यानी अगर कोई ऐसा हो जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके, तो ये बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेगा। सो इन दिस वे द रिएक्शन गो लाइक दिस: मेटल विल लूज हिज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, हाइड्रोजन एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन and will form H negative. H negative is known as hydride ion. ठीक है, अब ये मेटल के साथ जब ये जुड़ेगा, जैसे हम यहाँ बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या मेटल क्लोराइड, उसी तरीके से जब हाइड्रोजन का ये हाइड्राइड आयन मेटल के साथ, मेटल के आयन के साथ जुड़ेगा, तो ये बनाएगा मेटल के हाइड्राइड्स। और ये जो मेटल के हाइड्राइड्स बनते हैं, ये भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो आयनिक इन नेचर। ठीक है, तो अब देखें कुछ रिएक्शंस के थ्रू। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है H2 के साथ टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। इसी तरीके से पोटेशियम भी रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्राइड। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम हाइड्राइड है, इसका एक और नेम भी है, इससे बोला जाता है कॉमनली कमर्शियली इसे हाइड्रोलिथ के नाम से बोला जाता है। एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू जनरेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इस मिनरल को यूज़ किया जाता है। CaH2 यानी हाइड्रोलिथ को कमर्शियली यूज़ किया जाता है। जब हम CaH2 को हीट करते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये वैसे सभी के सभी जो आपके हाइड्राइड्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके अलावा इनसे ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। दे ऑल आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स because they can easily give the hydrogen. So they are considered as very strong, very good reducing agent। और इनसे और भी अच्छे reducing agents भी बनाए जाते हैं, जैसे कि LiAlH4 जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, AlH3, उसको फिर हम जब लिथियम के साथ, लिथियम हाइड्राइड के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं AlCl3 को, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है। जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी, वैसे ही लिथियम के साथ भी रिएक्शन कराने से लिथियम हाइड्राइड बनेगा। और यही लिथियम हाइड्राइड से फिर बनाया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विच इज इवन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, जहाँ ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंपाउंड्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसको माना जाता है। बहुत एक्सपेंसिव भी है ये। इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड से बनाया जाता है NaBH4, which is sodium boron hydride. This is also a very very good reducing agent and which is also used. तो ये जो है ये थी आपकी reactions with chlorine and reaction with हाइड्रोजन। अब आपने देखा कि जो मेटल्स हैं उनको जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया मेटल की, तो ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई कि कुछ मेटल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली किसी सब्सटेंस के लिए, जैसे ऑक्सीजन के लिए, वाटर के लिए, डाइल्यूट एसिड्स के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं, और इवन कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं। ठीक है, तो यही जो इनका डिफरेंट रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी को ही स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दैट। ओके, यस एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट डू वी मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज? व्हेन metals are arranged in decreasing order of reactivity towards oxygen, water, dilute acid. The series or the arrangement is
called as reactivity oblique activity सीरीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? हमने जितने भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया उनके बारे में पढ़ा और ये ऑब्जर्व किया कि जैसे अभी आपने ज्यादातर देखा कि सोडियम और पोटेशियम जो है बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो डाइल्यूट एसिड्स हो। और उन्हीं के कंपैरिजन में अगर हम कॉपर को बोलें या सिल्वर की बात करें तो उनमें या तो रिएक्टिविटी होती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम रिएक्टिव है। और वहीं इन दोनों के बीच में जिंक, आयरन, इनकी रिएक्टिविटी लाई करती है। तो जब इन्हीं मेटल्स को एक बहुत सुंदर तरीके से अरेंज कर दिया गया, शुरुआत की वहां से जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और खत्म किया वहां पर जिसकी रिएक्टिविटी सबसे लो है, तो ये जो अरेंजमेंट मिला, ये जो सीरीज मिली, इस सीरीज को नाम दिया गया रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में से कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। lithium at the top of the series, which is the most reactive metal, then it is potassium, then it is barium, then it is sodium, then calcium, then magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो एक स्टैंडर्ड की तरह से चूज किया गया है कि ये इससे ऊपर वाले सारे इससे ज्यादा रिएक्टिव है और इससे नीचे जो मेटल्स हैं वो इससे कम रिएक्टिव हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा विद डाइल्यूट एसिड, तो कौन इनमें हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है डाइल्यूट एसिड में से, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा आपका कॉपर, फिर आ जाता है मर्करी, then it is silver, then it is gold and then finally platinum। ठीक है, ये जो दो मेटल्स हैं नीचे वाले, इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। कहीं ना कहीं सिल्वर तो फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। सो एवरीवन हैव अ लुक वंस अगेन। लिथियम से लेकर के और प्लैटिनम तक मैंने कुछ ही मेटल्स मेंशन किए जैसे मैं बता रही हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेटल्स, वी कांट मेंशन ऑल ऑफ देम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो these are like somewhat elements, somewhat metals which are mentioned here। तो ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें टॉप पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और जो बॉटम पे प्रेजेंट हैं ये एलिमेंट्स हैं लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर? Now the question arises why there is a difference in the reactivity of these elements. There are many factors for this। ठीक है, जिसमें से मेजर जो फैक्टर है वो हम कहते हैं, जिसके बेसिस पे हमने मेटल को डिफाइन किया था, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई मेटल, कोई एलिमेंट, कोई भी मेटल जो है वो जितनी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जनरली तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, जैसे कोई भी फैमिली के अंदर, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ना वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे अगर हम एक पीरियड में चल रहे हैं तो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 को अगर देखेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो कम होता जाता है, यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन घटती जाती है। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है और लेफ्ट से राइट जाने पे ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ये कम होती जाती है। उनके बेसिस पे हमने ये कुछ मेटल्स को यहाँ पर अरेंज करके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये था रीजन फॉर डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी, दैट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। द मोर इजीली द मेटल आयन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, द मोर इट विल बी रिएक्टिव, एंड इफ इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली देन इट इज लेस रिएक्टिव। सो इट मीन्स कि ये जो नीचे वाले हैं ये वाले बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने लूज नहीं करते हैं और ये बिल्कुल तैयार रहते हैं ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, बिल्कुल जस्ट रेडी दे आर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द व्हाट वी कैन से यूजफुलनेस, द एप्लीकेशंस
ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लिए कैसे यूजफुल है? एक तो हमें इससे ये पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। अब जितना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा उतना उसको बचा के रखना पड़ेगा, और जितना कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको अगर आप बाहर भी रख देते हो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, उसको आप बाहर छोड़ नहीं सकते, टेबल पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज इट विल कैच फायर। ठीक है, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वो एकदम से क्या हो जाएगा, वो विग्रस रिएक्शन होने की वजह से इट विल बी टर्न इनटू एन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हम उसे फ्रीली नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपका गोल्ड है और प्लैटिनम है, इन मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात करें, तो ये जो है इनसे ऑर्नामेंट्स बनाने का पर्पज़ यही है कि आप जब इनको वेयर करो और आप एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आओ, बाहर घूमते हो, इधर उधर जाते हो, चीज़ों जब कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सोप आप यूज़ कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज़ कर रहे हो, जब उनको उनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वो चीज़ें खराब भी नहीं हो रही है और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है। ठीक है, सो फर्स्ट यूजफुलनेस इज वी विल बी एबल टू नो दैट वेदर एन एलिमेंट इज less reactive or more reactive. Tells about reactivity of metals, जिसके लिए इसको बनाया ही गया है। ठीक है, लीडियम मोस्ट रिएक्टिव, प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव, राइट। सेकेंड वन, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज़ का रोल है वो ये भी है कि हमें ये भी पता चलता है कि कोई जो मेटल है वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जब वो हाइड्रोजन कंटेनिंग किसी कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है या नहीं आता। यानी जैसे अगर हम किसी चीज़ पे वाटर डाल रहे हैं किसी मेटल के ऊपर, तो फिर उसमें से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, और कहीं कहीं पे हमने देखा कि वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती है। तो कौन हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा, कौन हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा फ्रॉम लाइक डाइल्यूट एसिड्स एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें बताने में भी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है कि जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन on reacting with water or dilute acids, but the elements which are below hydrogen cannot liberate hydrogen on reacting with water or dilute acid. So it will tell whether metal can liberate hydrogen gas from water और डाइल्यूट एसिड और नॉट। तो कौन कौन प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन? अबव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, एंड विच आर बिलो हाइड्रोजन, यहाँ पर H2 लिखा है मैंने, आई एम मेंशनिंग इट लाइक नाउ एलिमेंट, तो आप उसको कोई इशू नहीं है। तो बिलो हाइड्रोजन जब हम कह रहे हैं, इट कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इसके बाद ये भी बताते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये भी हेल्पफुल है हमारे लिए, ये भी बताने में हेल्पफुल है कि कोई जो मेटल है वो जब हम उसको किसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। टेल वेदर मेटल कैन डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, अब जैसे इनडायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम कॉपर को जिंक सल्फेट के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, या जिंक सल्फेट या जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये पता लगाने के लिए भी हमारी सीरीज हमारे लिए हेल्पफुल है। जो भी मेटल ऊपर प्रेजेंट है वो अपने से नीचे वाले हर एक मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एल्यूमिनियम को उठा करके जिंक के किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, जिंक सल्फेट में डाल दिया,
जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल दिया तो वो उसकी जगह पर आ जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से अगर हमने जिंक को आयरन के सॉल्यूशन में डाल दिया, आयरन का सॉल्यूशन कैसा हुआ, जैसे FeSO4, FeCl2, ठीक है, FeCl3, अगर उसमें आपने जिंक का पाउडर डाल दिया या जिंक के ग्रैनुअल्स डाल दिया या जिंक का कोई पीस डाल दिया तो जिंक तो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और आयरन आ जाएगा सॉल्यूशन से बाहर, यानी वो उसे कर देगा डिस्प्लेस। इसी तरीके से अभी हमने बात की थी जिंक और कॉपर सल्फेट की, तो अगर हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो ये तो देखो आप कितना नीचे है, इससे इतना नीचे है, इसका मतलब है कि ये बहुत आसानी से कॉपर को हटा देगा, कॉपर को कहेगा डिस्प्लेस हो जाओ भैया, हम आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर हो जाएगा बाहर। सो द मेटल विच इज अबव कैन डिस्प्लेस द मेटल विच इज बिलो देन इट। मेटल above can displace the metal which is below। अपने से नीचे वाले हर एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर। एंड देन फाइनली इट टेल्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल्स। एग्जिस्टेंस, अब ये जो बड़ा भारी भरकम वर्ड है भाई, एग्जिस्टेंस, कैसे एग्जिस्टेंस बताएगा, ये एग्जिस्टेंस बताएगा कि ये आपको जो मेटल हैं वो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे या आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी साफ कर दो और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप सोडियम को ढूंढने निकलोगे तो आपको सोडियम नहीं मिलेगा ऐसे ही, जैसे आपको अगर गोल्ड मिल सकता है, गोल्ड में को आप माइन, अगर आपको ये पता है जी यहाँ गोल्ड की कोई सोने की कोई खदान है, आप वहां से बाहर निकालोगे उसको, मिट्टी के ढलों को, और उनको साफ करोगे पानी से और वैसे साफ करोगे, वॉश करोगे तो आपको गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन सोडियम नहीं मिलेगा ऐसे। तो ये कौन बता रहा है, ये बता रही है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो एलिमेंट्स ऊपर ऊपर प्रेजेंट हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं, और जो रिएक्टिव हैं वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है और बने हुए मिलेंगे इनके, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, किसी न किसी के साथ जुड़े होंगे, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, सल्फेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। लेकिन जो नीचे प्रेजेंट हैं वो ज़्यादातर आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट में, ठीक है। और अगर कोई फ्री स्टेट में नहीं भी होगा तो ऐसी स्टेट में होगा जिससे उसको आसानी से अलग किया जा सके। जैसे कॉपर जो है, मैलाचाइट नाम का उसका एक ओर है जो बड़ा सुंदर सा डार्क ग्रीन कलर का ओर होता है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट जो है, तो ये कॉपर कार्बोनेट से कॉपर को बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन वाली बात है इसके बारे में भी रिएक्टिविटी सीरीज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो एवरीवन, ये था मेटल्स के बारे में, मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूँगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।